पहला सोलो मैंने किया था, मैं मोटरसाइकिल लेके संदकफू गया था। आई ऑलवेज प्रेफर, मैं अपने तरह से घूमना चाहता हूँ। मतलब वो बाइक हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो पैदल हो सकता है, वो बस ट्रक कुछ भी हो सकता है, बट ऑन माई ओन। फैमिली मेरे हिसाब से वो होता है जो आपको, आपका जो एम है, जो करने में आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, वो करने में आपका हेल्प करे। मैंने बहुत देखा है हार्ले डेविडसन लेके यहाँ वहाँ घूमते हैं। दो हार्ले डेविडसन इज नॉट गुड फॉर ऑफ रोडिंग, बट स्टिल। नॉर्थ ईस्ट के लोग आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत चलता है चिंकी। इनको ये नाम से बुलाया जाता है, वो नाम से बुलाया जाता है। इनका जो लैंग्वेज है उसे लेके फनी फनी सा चीज़ें बनाया जाता है, बोला जाता है। दैट शुड नॉट बी डन। अगर आपको कोई ऑफ बीट जगह मिल जाए, डोंट टेल हिम, खुद के लिए रख दीजिए। उससे भी अनोखा बात यह है कि मैं जिस घर में था, मेरा बेडरूम इंडिया में था और वॉशरूम म्यांमार में था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनबीओ पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पक जाते हैं या फिर ऑफिस के काम से थक जाते हैं, तो अक्सर हम एक प्लान बनाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवलिंग में जाने का ट्रैवल प्लान बनाते हैं। पर कुछ परेशानियों की वजह से अक्सर वो प्लान सफल नहीं हो पाता। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सारे परेशानियों को पीछे छोड़ अकेले ही चल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, और उन लोगों को हम कहते हैं सोलो ट्रैवलर। आज मेरा और आपका ये सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोलो ट्रैवलर होने के साथ साथ एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शांतनु रॉय। शांतनु दा, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से सोच रहा था आपके साथ ये पॉडकास्ट बनाऊंगा और आज वो दिन आ गया। तो देखिए, शुरू करेंगे, बहुत कुछ ढेर सारे बातें आपके साथ करेंगे। सबसे पहले मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो देश विदेश भैया घूमते रहते हैं, लेकिन उनका 2 डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने देखा है फिल्म फेस्टिवल में। एक है मस्तांग, गए थे वो मोटो बाइक से, ए प्लेस कॉल्ड मस्तांग। ये डॉक्यूमेंट्री जो है अभी तक 17 नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक्सेप्टेड हुआ है, एक्सेप्टेंस मिला है उसे। और गोल्डन फॉक्स जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, गोल्डन फॉक्स अवार्ड दादा को मिला है बेस्ट ट्रैवल फिल्म। और इसके बाद दादा मंगोलिया भी गए थे कुछ, शायद कब गए थे? 2019 में। 2019 में दादा मंगोलिया गए थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दादा का नाम आ चुका है। पहले भारतीय, पहले इंडियन सोलो ट्रैवलर जो मंगोलिया गया है, दादा का नाम दर्ज है। और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट नेचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो ये मैं शुरू में बोलना चाह रहा था कि आप लोगों को पता चले। अभी हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट दादा। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि अर्ली लाइफ, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन के बारे में कुछ बताइए। नोडल, मेरा बचपन शिलीगुड़ी से 3 घंटे के डिस्टेंस पे एक छोटा सा शहर है, नाम है अलीपुरद्वार। तो वहाँ पे ही मेरा बचपन बीता है। मेरा स्कूलिंग वहीं का है, एंड आफ्टर स्कूलिंग मैं कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए कलकत्ता चला गया। फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन किया एंड देन अगेन मैं वापस चला आया अलीपुरद्वार में। तो स्टडी तो मतलब ऐसा ही कुछ है, खास कुछ है नहीं, क्योंकि पढ़ाई में उतना मन नहीं था मेरा। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता? कभी भी उतना मन नहीं लगता था। मतलब इधर फील्ड में मैं खेलने के लिए चला जाता था, या फिर घूमने के लिए कहीं गांव में चला जाता था, या जंगल में चला जाता था। आसपास बहुत गांव है हमारा, जंगल है, फिर टी गार्डन्स हैं, छोटे बड़े नदियाँ हैं। तो ज़्यादातर मेरा वक्त वहीं पे गुजरा है। और फिर पढ़ाई के बाद नौकरी जो हर किसी को करना पड़ता है, तो 2011 से आप डायरेक्ट शिलीगुड़ी आए या कॉलेज आपने कहाँ किया? कॉलेज मेरा कलकत्ता में था। ग्रेजुएशन मैंने कलकत्ता में किया। फिर मैं वापस आया था अलीपुर में 2-3 साल कुछ पढ़ाई नहीं किया।
बस घूमता था। अच्छा। तब सर पे भूत चढ़ा था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा, अच्छा। मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, जो होता है ना एक क्रेज जैसा, तो वैसे ही कुछ था। तो फिर तब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, क्योंकि बागशाह टाइगर रिजर्व जो है वो मेरे बगल में ही है। जी जी। तो वहाँ पे घूमता था, जल्दापड़ा भी नज़दीकी है, तो यहाँ वहाँ घूमता था, वो बटरफ्लाई का फोटो खींचता था। तो ये सब करते करते 2-3 साल और गुजर गए, और फिर मेरे माँ को लगा कि अभी तो ये बंदा बिगड़ने वाला है, तो फिर से मुझे पकड़ के भेज दिया कलकत्ता। देन एक प्रोफेशनल कोर्स किया 1 साल के, एंड देन वापस आया। पढ़ाई किस में किया दादा? मैंने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था, नाम के वास्ते, बाकी कुछ है नहीं। अभी तो आप सिलीगुड़ी में ही? अभी मैं सिलीगुड़ी में। हाँ, मेरा घर सिलीगुड़ी में ही है। और पेशे से आप टीचर? पेशे से मैं स्कूल टीचर हूँ। तो दादा बचपन के बारे में सुना। हाँ। कि आप काफी शरारती थे, उस समय से आपका एक ट्रेवलिंग का एक रुचि था। लेकिन मेन जो ये सोलो ट्रेवलिंग, हाँ, या फिर मैं बोलना चाहूंगा ट्रेवलिंग, इसका ये जो पागलपन जो आपका है, मैं बोलना चाहूंगा इस शब्द की, आप हर समय मतलब कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं। ये पागलपन कब से शुरू हुआ? नो प्रॉब्लम। वैसे इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम से ये शुरू हुआ है या फिर इसी साल से ये शुरू हुआ है। ये मतलब छोटे से ही इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब मैं छोटा था तब मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं ज़्यादातर बहुत मैं शरारती था, और मैं स्कूल बंक करता था बहुत। आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 11 एंड 12 मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया था, मतलब फर्स्ट पीरियड में एक दिन भी नहीं गया था। एंड क्या होता था, मैं रोज़ सुबह घर से निकलता था साइकिल लेके, और मुझे टिफ़िन का जो पैसा मिलता था तो उसे लेकर मैं जंगल चला जाता था। तो मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त लोग थे, बन गए थे वहाँ पे, उनके साथ सारा दिन मैं नदी में नहाता था, फिर जंगल में घूमता था, ये वो करके। ठीक जब वो स्कूल का टाइम एंड होता था 4:30, तब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह मैं वापस घर में चला आता था। तो ये भी एक इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रैवलिंग और बिगिनिंग ऑफ अ ट्रैवलर, बीइंग अ ट्रैवलर। फिर आई स्टिल रिमेम्बर एवरी वीक संडे को मेरे पिताजी मुझे और मेरे बड़े भैया को लेके साइकिल में नज़दीक जो गांव होते थे वहाँ पे घूमने के लिए ले जाते थे। तो हम लोग साइकिल पे जाते थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता था। कभी नदी पे नहाते थे, कभी जंगल पे जाते थे। लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेस था वो हमारे वहाँ से जो हाईवे है 31st हाईवे वो जाता है, तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्टली वो जो हाईवे है वो जाता है। तो वहाँ पे 2-3 ढाबे थे छोटे छोटे, अभी तो बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन तब बहुत छोटे छोटे 2-3 ढाबे थे। तो वहाँ पे हम लोग रुकते थे, चाय बिस्किट खाते थे, और तब मैं वहाँ पे वो ट्रक्स देखता था, बहुत दूर दूर से आते थे वो, वहाँ पे रुकते थे, खाना खाते थे, नहाते थे, और फिर ट्रक लेके पता नहीं कहाँ चले जाते थे। तो ये जो बात है, पता नहीं कहाँ से आए और पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में। और जो मुझे तब आप कितने बड़े थे? बहुत ही छोटा था, क्लास 2-3, as long as I can recall। उसी समय आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा? एग्जैक्टली। और तभी से धीरे धीरे ये बनता गया। फिर जब थोड़ा बहुत इनकम करना शुरू किया तो नज़दीक का जो जगह था, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम का जो छोटे छोटे गांव है, इन सब जगहों पे मैंने विजिट करना शुरू किया, और दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर नौकरी लग गया, थोड़ा बहुत पैसा मिला, और दूर दूर तक जाने की कोशिश किया मैंने। एंड देन जब से ये स्पॉन्सरशिप और ये सब मिलने लगा है। पहला सोलो ट्रैवलिंग दादा, ये मैं आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहूँगा कि पहला सोलो ट्रैवलिंग आपका कब शुरू हुआ? पहला सोलो अगर वैसे पूछा जाए तो पहला सोलो मैंने किया था, मैं मोटरसाइकिल लेके संदकफू गया था। अच्छा। तब ये अलाउड था, आई थिंक। कौन से ईयर में? 2013, 12 और 13 ऐसा ही। तब वहाँ टू व्हीलर अलाउड था? हाँ, अभी तो अलाउड नहीं। अभी अलाउड नहीं है। आई थिंक 16 या 17 से इसको बंद कर दिया गया है। तो वैसे देखा जाए तो दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रैवलिंग। संदकफू जो वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। एग्जैक्टली, वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और टफ भी है। मतलब बाइक लेके इंडियन रोड से संदकफू, एंड दैट आल्सो अभी तो वहाँ पे रास्ता बन गया है। हाँ, यही मैं बोलने वाला था। अभी रास्ता बन गया। आप जब गए थे कुछ नहीं था, खराब रास्ता, कुछ नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। It was full of boulders और फिर मिट्टी,
और मतलब इंक्लिनेशन इतना था, इट सीम्स लाइक 40-45 डिग्री समथिंग लाइक दैट। और जो लास्ट स्ट्रेच है, लास्ट 4 to 5 किलोमीटर, वो तो बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ था। वो क्या आपको टुमलिंग टोंगलू वही रूट से? एग्जैक्टली टुमलिंग, हाँ, मतलब टुमलिंग और टोंगलू बगल में है, तो यू कैन टेक इधर टुमलिंग वन और द टोंगलू वन। कौन सा बाइक से गए थे दादा? तब मेरा होंडा यूनिकॉर्न। हाँ, अच्छा, वही बाइक लेके शायद आप मस्तान भी गए? हाँ, उसी बाइक से मैं मस्तान भी गया था। बहुत ही अच्छा बाइक है। लकी बाइक है। तो वो जो संदाकपू जो आप गए थे, हाँ हाँ, आपने बोला रास्ता भी बहुत खराब था उस समय, तो शायद आप मतलब डॉक्यूमेंट लिए ये सब आपका कुछ नहीं था? नहीं, जस्ट अपना मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए आप चले? एग्जैक्टली मन कर रहा था जाने का। और वहाँ पे तब या तो आप ट्रेक करके जा सकते थे, या फिर आपको वो 4 व्हील ड्राइव जो वहाँ पे मिलता है लैंड रोवर, उसमें जाना पड़ता था। बट आई ऑलवेज प्रेफर, मैं अपने तरह से घूमना चाहता हूँ। मतलब वो बाइक हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो पैदल हो सकता है, वो बस ट्रक कुछ भी हो सकता है, बट ऑन माई ओन। तो नहीं, अपने तरह से तो बस चला गया। आपने जो दादा ये जो ट्रक ड्राइवर वाला बात बोला था, और ये उससे मुझे एक गाना याद आया, स्वदेश फिल्म का, जो यूं ही चला उससे काफी सिमिलर है। वही फिल्म्स तो मतलब हमारे जीवन के ऊपर ही बनता है, किसी ना किसी के ऊपर तो बनता है। हर एक फिल्म ही किसी ना किसी के जीवन से रिलेट करता है। एग्जैक्टली। दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं भी एक फैमिली मैन हूँ, आप भी एक फैमिली मैन हैं। ये सवाल मेरे अंदर था, तो मैं सोच रहा था कि जिस दिन भी आपसे, ऐसे तो आपसे काफी पुराना रिश्ता है, लेकिन उस तरह से उतना टाइम नहीं मिलता है कि बैठ के बातें करेंगे। फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात हुआ, कहीं मुलाकात हुआ आपसे, ये सवाल था कि फैमिली में हर समय हर किसी का एक दबाव रहता है कि कुछ एक रिस्पांसिबिलिटीज रहता है। आप घर के बड़े बेटे तो नहीं हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ। आप छोटे हैं, आपका एक भैया है? बड़े भैया। अच्छा, फिर भी आपका भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है। तो ये फैमिली को मैनेज करके, ये जो आप महीनों के लिए, कई दिनों के लिए चले जाते हैं, तो ये कैसे करते हैं? मतलब इसका क्या, मैं भी जानना चाहूँगा। पहले मेरे तरह बहुत लोग जानना चाहेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये सवाल पूछने के बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं जब भी किसी भी जगह पे जाता हूँ, वो हो सकता है कभी कोई कॉलेज पे गया हुआ हूँ, या फिर दूसरे कोई क्लब में ट्रैवल के बारे में जब भी कोई बात होता है, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हर किसी का ये क्वेश्चन होता है, और मुझे बहुत मजा आता है जवाब देने में। तो लाइक मेरे लिए डेफिनेशंस कुछ अलग से ही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, देन फैमिली कौन होता है? फैमिली मेरे हिसाब से वो होता है जो आपको, आपका जो एम है, जो करने में आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, वो करने में आपका हेल्प करेगा, वो फैमिली होता है। फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि आपका हर डिसीजन जो भी हो वहाँ पे वो आपको अटक दे, वहाँ पे आपको वो ना करे, और खुद का जो फियर होता है वो आपके ऊपर लागू कर दे। आप गए ही नहीं, आपने कोशिश ही नहीं किया, लेकिन आपको पहले से ही कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने से, हो सकता है कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से हो सकता है कभी वो रिस्क के नाम से हो, कुछ ना कुछ बहाने बना के वो आपको, आपका जो एम है उसको पाने से रोक देता है। देन आई डू नॉट कॉल देम एज फैमिली। I don't know what do people think about it, but मैं उनको फैमिली नहीं मानता हूँ। मेरे लिए फैमिली का मतलब यही होता है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, जिसे करके मुझे खुशी मिलती है, उसमें अगर हेल्प भी ना कर सके तो कम से कम रोक ना दे मुझे, चिड़िया का पर काट नहीं देना। Exactly. At least they should allow you or anyone like go try it. You may fail, क्योंकि हम जब फेल करते हैं तब सीखते हैं, और अगर हम कोशिश ही नहीं किए फिर तो क्या सीखना और क्या नहीं सीखना, क्या करना क्या ना करना। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कुछ ट्राई ही नहीं करें तो आप जी रहे हैं। यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग टू रीच योर गोल। ट्राई तो करना चाहिए, तो सपना ही रह जाए। एग्जैक्टली। और आई एम लकी, आई फील आई एम लकी कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने मुझे रोका है। Rather each and everybody मुझे बहुत, मतलब कभी रोका नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हर वक्त बोलता था कि हाँ हाँ तू जा घूमने के लिए जा, ये कर वो कर, बट किसी ने आज तक मुझे रोका नहीं है। रेदर माई मदर, जब मैं पहले पहले निकलता था सोलो बाइक लेके मैं निकल जाता था तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, बट शी नेवर स्टॉप मी कि नहीं तुझे नहीं जाना है। रेदर मुझे बोलती थी कि पहुंचने के बाद कम से कम एक फ़ोन कर देना, क्योंकि जब मैं इसने शुरू किया था बैक देयर इन 2006, 7 और 8 तो उतना फ़ोन वगैरह ये तब होता भी नहीं था। तो द मेन थिंग इज कभी किसी ने रोका नहीं है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली। सो पता नहीं जो उनको रोकते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू दे डू और हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल। फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है। मैं एग्जैक्टली मैं सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो फैमिली नहीं है। That's what I think. अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फैमिली। दादा बहुत अच्छा लगा आपका ये रिप्लाई भी आपके स्टोरी में। अब मैं आना चाहूंगा पॉडकास्ट के मेन मोड में। ए प्लेस कॉल्ड मस्तान जो फिल्म में देखा था, सही में इससे पहले मैं आपको जानता भी था, आपके बारे में सुना भी था, लेकिन ए प्लेस कॉल्ड मस्तान जब मैंने फिल्म फेस्टिवल में देखा, सही में वो देखने के बाद मैं कुछ मतलब कुछ एक अलग दुनिया में चला गया था। तो सोच रहा था मतलब शायद मेरे तरह दूसरा भी कोई ऐसा सोचा हो, मतलब आपने ऐसा बनाया उसे, ऐसा लग रहा था कि आप नहीं जो देख रहा है वही वहाँ पे, मतलब वो उसे लग रहा था कि मैं भी ये ट्रेवल में शामिल हूँ, ऐसा एक्टिंग फील करे। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, जिसके लिए आपको गोल्डन फॉक्स अवार्ड मिला, बहुत ही एक बड़ी बात। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप ये मतलब यूनिकॉर्न बाइक लेके, इसमें भी मैं एक सवाल इसमें डाल रहा हूँ कि देखिए ऐसा मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो बाइक के सीसी लेके बात करते हैं, किसी का 350 सीसी, किसी का 400, किसी का 600, तो अक्सर कहते हैं कि भाई तुम्हारा बाइक लेके तो ये हो नहीं पाएगा। तो मैं आपका बात बोलता हूँ, यूनिकॉर्न शायद 150 सीसी का बाइक लेके जो आप मस्तान में गए, ये तो मतलब चैलेंजेस तो आया ही होगा बहुत। उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, जैसे कि आपने पहले मुझे पूछा अबाउट द डॉक्यूमेंट्री, जैसे आपको लगा था कि आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं मेरे साथ, तो इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे जो एडिटर है मिस्टर सुब्रत कौर। आई थिंक मैं भी उन्हें जानते हो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट एडिटिंग, मुझे कुछ नहीं आता है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। आई कैन ट्रैवल, मैं वहाँ पे गया था, मैंने जो चैलेंजेस है मैंने फेस किया था, मैंने फुटेज लिया था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि वो एंगल क्या होता है। मैंने जहाँ भी लगा, कभी सिर पे लगाया, कभी छाती पे लगाया, कभी बाइक पे लगाया, कभी सामने रखा, कभी बाजू वाले को पकड़ दिया, मतलब जो भी वहाँ पे दूसरे लोग थे उनको पकड़ा दिया, वो कैमरा थोड़ा खींच दो भैया एंड समथिंग। और मैंने ये टोटल जो फुटेजेस है मैंने आके सुब्रत दा को डंप कर दिया कि दिस इज द फुटेजेस, नाउ यू डू योर पार्ट। कुछ शॉट्स दादा ऐसा था, ये दिमाग में आया कि ब्रिज से आप जा रहे हैं, एग्जैक्टली ठीक है, तो ब्रिज से तो आप चले गए, हमने यही देखा फिल्म में, कैमरा छोड़ के चले गए, तो फिर आप रिटर्न आए, फिर से रिटर्न। हाँ ये तो मैं भी देखते समय ये सोच रहा था, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत कैमरा का काम करता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि ये फिर से दादा आए होंगे। तो वहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो चोरी कर लेगा, नहीं वहाँ पे होते हैं लोग, होते हैं, लेकिन आप मतलब आप जितने ऊपर जाएंगे ना लोग उतने ऑनेस्ट अच्छे होते जाएंगे, जितना आप नीचे आएंगे वैसा नहीं, एग्जैक्टली आप छोड़ के भी चले जाएंगे कहीं पे, मुझे लगता है जितना नीचे आएंगे लोग भी थोड़ा नीचे कॉम्प्लिकेटेड, एग्जैक्टली बहुत सही बोला। मे बी शर्म की बात है हम लोगों के लिए, हम दोनों नीचे के, बट दैट्स ट्रू। तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने रास्ते पे ट्राइपॉड पे लगा के चला गया हूँ, ऐसा भी हुआ है कि मैंने वहाँ पे जो खड़े हैं तो मैंने रिक्वेस्ट किया भैया थोड़ा अप पकड़, मैं थोड़ा आगे जाऊँगा फिर आऊँगा, एंड दे वर वेरी हेल्पफुल इन एवरी एस्पेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे फुटेजेस और शॉट्स मैंने लिए हैं। और ये जर्नी जैसे हाँ दूसरा जो आपने सवाल पूछा 150 सीसी पावर एंड एवरीथिंग, हाँ पावर कुछ हद तक डेफिनेटली मैटर करता है, बट आई थिंक इट्स हार्डली 10 to 20%। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका जो इच्छा होता है, जुनून जो होता है, मेंटल पावर जो बोलते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मैं जब गुरुदुंगमा ले गया था नॉर्थ सिक्किम में जो है, इट्स ऑलमोस्ट अबव 17,200 और समथिंग फीट। वहाँ पे मैं जब गया था तब आई वाज हैविंग बजाज डिस्कवर 125 सीसी। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब गुरुदुंगमा आपका बोलने से मतलब
पहला था। पहला था, इट वाज इन 2007। संदकफू से भी पहले, बहुत पहले, लेकिन पहले सोलो संदकफू था। या फर्स्ट उसमें आप सोलो, में गए। एग्जैक्टली। तो आपने बोला कि आप 125 सीसी डिस्कवर लेके आप चले गए थे गुरुदोंग में, फिर 150 सीसी लेके चले गए मस्तान। तो इस विषय में मतलब बाइक का सीसी क्या मैटर कुछ तो करता है? डेफिनेटली पावर तो कुछ हद तक तो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन लुक इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों साइड ही है। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाते हैं तब बाइक को ऊपर जाने के लिए सिर्फ पावर लगता है ये जरूरी नहीं है, पावर डेफिनेटली लगता है, उसके साथ फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन भी लगता है। जितना पावरफुल इतनी इंजन होगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, जितना ज्यादा फ्यूल लगेगा उतना ज्यादा फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तब क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा पावर वाले बाइक लेके वहां पे जाते हो तो वो उतना ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलता है। अच्छा। तब ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम संदकफू गया था 150 सीसी लेके, और कुछ दिन पहले मैं फिर संदकफू गया था 350 सीसी का एक बाइक लेके थ्रू नेपाल, क्योंकि अभी तो थ्रू इंडिया अलाउड नहीं है, तो मैं थ्रू नेपाल गया था। तब मुझे ये जो दो चीजों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला सेकेंड टाइम में लास्ट जो स्ट्रेच होता है वहां पे मुझे पावर बहुत मिल रहा था लेकिन बाइक छोड़ दे रहा था, एक्सेलरेशन छोड़ दे रहा था, बिकॉज वहां पे उतना ऑक्सीजन नहीं था फ्यूल बर्न करने के लिए। बट फर्स्ट टाइम जब मैं 150 सीसी लेके ऊपर जा रहा था तो लास्ट जो स्टेज है वहां पे मुझे उतना पावर नहीं मिल रहा था डेफिनेटली, लेकिन जो ऑक्सीजन बर्न करने का जो इशू है वो मुझे कभी फेस करना नहीं पड़ा। तो दोनों ही है, और एग्जैक्टली, और जितना सीसी बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसके साथ वेट भी बढ़ता है, जितना वेट बढ़ता है उसके साथ तो मतलब पावर भी आपको बहुत ज्यादा चाहिए, या फिर फ्यूल का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों ही मैटर करता है, और हल्का फुल्का बाइक होने से अगर बाइक चल भी नहीं रहा है तो धक्के मार के भी आप ले सकते हैं, जो आप याद आ गया आपका एक सीन। हाँ। अच्छा, दादा का जो ये डॉक्यूमेंट्री है ए प्लेस कॉल्ड मस्तान, ये आपको YouTube में तो नहीं मिलेगा क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में दादा बेचते हैं तो YouTube में नहीं है, लेकिन इसका ट्रेलर दादा का चैनल में है जिसका नाम है रोमांसिंग द रोड्स। नाम भी बहुत ही प्यारा सा है, रोमांसिंग द रोड्स। तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक सीन है आपका ट्रेलर में भी, डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, जो स्ट्रीम होता है, तो स्ट्रीम के ऊपर से आप बाइक को ले जा रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से, काफी लोग पकड़े हुए हैं। रास्ता ऐसे ही था बैक इन 2016 और 17 जब मैं मस्तान गया था। एक्चुअली वहाँ पे तब एक फ्लैश फ्लड आया था ऊपर के गांव में। अच्छा। तो पूरा गांव बह के नीचे आ गया, हिंदी में बादल फटना। एग्जैक्टली, बादल फटना बोलता है। तो पूरा गांव नीचे आ गया था और बहुत मतलब बुरी तरह का एक वहाँ पे रिवर काइंड ऑफ क्रिएट हो गया था, तो जिसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। एंड देन अगेन वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे हेल्प किया, और उनके हेल्प के वजह से एक्चुअली आई मेट फ्रेंड्स ओवर देयर, and they are still my friends, Ravi and Prem. They are very good friends. अभी भी बात होता है? हाँ, बहुत बातें होता है। I mean, उसके बाद मैं जब मनांग गया था तो हम तीनों ने मिलके एक साथ प्लान किए थे, और फिर उन लोगों ने मतलब हम तीन मिलके मनांग गए थे। तो लुक, ट्रैवल नए दोस्त भी बना दिए मेरे वहाँ पे नेपाल में। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है अगर आप ट्रैवल करते हैं। तो कंक्लूजन में इस विषय में मुझे लगता है कि सीसी तो है ही, जरूरत आपने बोला पड़ता है, मेरिट डिमेरिट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होता है जुनून का। एग्जैक्टली। किसी के पास अगर जुनून नहीं है तो 600 सीसी बाइक से भी कोई कहीं नहीं जा पाएगा, घर पे ही रहेगा। ट्रू। मैंने बहुत देखा है, हार्ले डेविडसन लेके यहाँ वहाँ घूमता है। दो हार्ले डेविडसन इज नॉट गुड फॉर ऑफ रोडिंग, बट स्टिल। अच्छा दादा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा। दादा ने बताया खुद से कि एडिटिंग का जो उनका कमाल, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री को इतना अवार्ड मिला, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने तो फुटेज कलेक्ट किया है, एडिटिंग किया है सुब्रत सर ने। सुब्रत सर मेरे भी गुरु हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, मेंटर हैं। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट दें, मेरे पॉडकास्ट को अच्छे से देखें, व्यूज़ अच्छे आए, तो मैं भविष्य में सुब्रत सर के साथ भी एक पॉडकास्ट बनाना चाहूँगा, यही बोलना था। तो दादा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरुणाचल में मैं बड़ा हूँ, आपको भी पता ही है, अरुणाचल प्रदेश में मैं बॉर्न एंड बेटापुई में जन्म हुआ, वहाँ से। You're lucky. हाँ, वो तो मैं अपने को लकी फील करता हूँ, बहुत अच्छी जगह में, वादियों में मैं बड़ा हुआ।
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेरे लिए हमेशा स्पेशल। गुवाहाटी मेरे जिंदगी का सबसे पहला शहर था। फिर आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर, सारा अरुणाचल। तो नॉर्थ ईस्ट अभी मैं मस्तांग के बाद जाना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट भी गए हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ज़्यादा मुझे बताइए। मतलब वो ट्रिप, एक तो मैं तवांग का थोड़ा आपको बोल देता हूँ, जो आपका देखा था एक वीडियो वो आपका टाटा का कौन सा नेक्सा लेके जो आप गए थे, वो बर्फ में चक्का फंस जाता और इसमें और एक बात, दादा का चक्का फंस गया वो तो है ही। टाटा मोटर्स ने जो है अपना इंस्टा पेज में दादा का वो फोटो शेयर किया था, वो भी शायद 3 बार। वो भी शेयर किया था। वो मैं सेलापास, मतलब मैं चल रहा था तभी, सेलापास की तरफ चल रहा था और सडनली बहुत स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था अरुणाचल में। हाँ, मैं तवांग की तरफ जा रहा था उस दिन और इतना स्नोफॉल हुआ कि मतलब विदाउट स्नो चेन्स मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा था, बस स्कीड किया जा रहा था। तो तब मुझे वहाँ पे स्नो चेन लगाना पड़ा। मैं स्नो चेन कैरी कर रहा था अपने साथ, बट देयर वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे स्नो चेन लगाना पड़ा। तो मुझे पता नहीं था कि स्नो चेन लगाते कैसे। स्नो चेन मतलब क्या होता है? ये एक मतलब लोहे से बना हुआ चेन होता है। उसको आपको वो जो व्हील होता है उसके ऊपर पहनाना पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप एग्जैक्टली ताकि स्किड ना करें, तो वो मुझे पहनाना पड़ा वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द अदर ड्राइवर्स। सो अगेन ट्रैवल के लिए फिर से मुझे कुछ सीखने को मिला। दूसरे ने मुझे हेल्प किया और फिर हम बहुत साफ होते, क्योंकि होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गाड़ी अगर अटक गया तो पीछे का जितना भी गाड़ी है सब अटक जाएगा। सो यू नीड टू हेल्प ईच अदर, राइट? जैसे हमारे शहर में होता है कौन किससे आगे जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अगेन ऊपर में आप जितने जाओगे उतना लोगों का जो मतलब मन होता है उतना अच्छा होता है। दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सीन, जो मुझे सीखने को मिला है इतने दिन ट्रैवल करने के बाद। तो वो बहुत टफ था सेला चढ़ना, और फिर सेला से उतरना भी थोड़ा टफ था, बट चढ़ना ज़्यादा टफ था क्योंकि बहुत स्नोफॉल हो चुका था तब। तो अरुणाचल में कहाँ गए थे? मैं तवांग गया हूँ। तवांग तो बहुत नोन प्लेस है, तवांग, बोमडिला, माधुरी लेक। लेकिन मैं एक ऐसे गांव में था अरुणाचल में, तवांग से भी जाना पड़ता है लाइक अराउंड 110 किलोमीटर। जिमीथांग नाम का एक छोटा सा गांव है। मैं जिमीथांग। फिर मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि उसके ऊपर भी एक गांव है जो उस दिशा में इंडिया का लास्ट विलेज है। उसे बोलते हैं लुम्पो। अच्छा। तो मैं लुम्पो में पहुंचने के बाद मुझे वहाँ पे रहने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। तो मैं एक छोटा सा एक दुकान था, तो वहाँ पे मैं चाय पीने के लिए बैठा और वहाँ पे जो चाय सर्व कर रहा था उससे पूछ रहा था कि यहाँ पे कहीं रहने का जगह मिल सकता है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे बोला, देखिए यहाँ पे वैसे तो कुछ होटल वगैरह तो है नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि गाँव का जो मुखिया होता है, गाँव बूढ़ा बोलते हैं वहाँ पे, जीबी बोलते हैं, तो आप जीबी जी के घर पे चले जाइए, तो वो कुछ अरेंज कर देगा। तो मैंने वही किया। तो मैंने जीबी जी के घर पे गया और उनसे पूछा, रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कोई जगह मिल सकता है रहने के लिए। एंड उन्होंने मुझे बोला तुम मेरे घर में रह जाओ। एंड आई वाज शॉक्ड कि उन्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मतलब मोटिव क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड मतलब इतना कैजुअली उन्होंने बोला कि तुम मेरे घर में रह जाओ। और यू वोंट बिलीव नवारून, इट वाज ऑलमोस्ट 600 years old। एक घर पत्थर से बना हुआ है पूरा, और उन्होंने 600 years, ऑलमोस्ट 600 years ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। और वो जो छोटा सा गांव है, उस गांव का हर एक घर पत्थर से ही बना हुआ है। और मतलब इतना कल्चरल, मतलब नीचे जो उन लोगों का किचन है वहाँ पे वो एक जगह होता है जहाँ पे वो आग लगाते हैं, और उसके ऊपर एक ट्रे जैसा होता है जहाँ पे वो खाने रखते हैं वगैरह। और फिर जब शाम होता है तो सब उसी घर में उसी चूल्हे के आसपास बैठता है, एक साथ बैठता है, क्योंकि दैट इज द ओनली वार्म प्लेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होता है। तो सब मिलके एक जगह में बैठ के बातें करना, सारे दिन का जो एक्सपीरियंस शेयर करना, या फिर डिस्कस करना अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो मतलब हम जो अड्डा मारते हैं, एग्जैक्टली, हाँ वही पे वही चलता है। देयर आल्सो ये जो आप फैमिली के बारे में बोल रहे थे, एंड तो मुझे लगा कि ये राइट काइंड ऑफ फैमिली है। सब एक साथ मिल के शाम को बैठ के अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, या फिर they share everything and anything over there। और वहाँ पे इन लोगों को एक साथ हंसते खेलते देखते मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड
उन्होंने मुझे भी ऐसा ट्रीट किया लाइक आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। गाँव बूढ़ा तो मतलब वहाँ के सबसे रिस्पेक्टेड, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता है। उनके अंडर में 17 गांव हैं, और जो सबसे मजे की बात है इनमें से 9 गांव इंडिया में है और बाकी जो 8 गांव है वो चाइना में। तो वहाँ का गांव भी यही रूल करता है, क्योंकि मतलब बहुत ही अनोखा बात है मेरे लिए कि यहाँ इंडिया का एक गांव बूढ़ा चाइना का एक गांव को वो टैकल करता है। तो इट्स अगेन पॉलिटिकल वो तो चलता रहता है उनका अपना सिस्टम। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई बॉर्डर में ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं गया था, उनके जो बेटे हैं उन्होंने मुझे लेके गया था वो बॉर्डर के नजदीक। तो मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ गार्ड वगैरह तो नहीं देखा, और वहाँ पे लोग बहुत इजी यहाँ वहाँ जाना आना जाना करते हैं, कोई रोक तो नहीं है। बस उन्होंने मुझे बोला था कि वीडियोग्राफी मत करना, फोटो मत लेना यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कहीं भी हो सकता है वो लोग। बट जब मैं गया था तब तो मैंने वैसा कुछ नहीं देखा, और मैंने देखा था कि चाइना के लोग इंडिया में की तरफ आ रहे हैं, यहाँ का लोग भी उस तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था वहाँ पहुँचने के बाद। तवांग छोड़ के और अरुणाचल की ओर कहाँ? ओके, तवांग छोड़ के मैं मेचुका गया हूँ, एंड देन मैं अनिनी गया। अनिनी इज वेरी, मैं जहाँ रहता था वहाँ से अनिनी का पहाड़ दिखाई देता। अच्छा। मैं ऐसा मतलब सोचता था कि कभी मैं अनिनी जाऊंगा। अनिनी बहुत सुंदर है, बहुत दूर है, रास्ता भी बहुत कठिन है। कठिन अभी भी? हाँ अभी भी कठिन। रास्ता बनाया है, लेकिन मतलब वहाँ पे इतना मतलब वो फ्लैश फ्लड होता है। मैं लास्ट ईयर गया था, आई गेस मई या जून के महीने में मैं गया था, तब बारिश का भी सीजन था। तो सबने मुझे बोला था कि डोंट गो, बारिश के टाइम पे तुम मत जाओ। लेकिन यू वोंट बिलीव, पहाड़ सबसे सुंदर बारिश के टाइम पे लगता है एकदम। इट्स लाइक नई नवेली, एग्जैक्टली, पूरा ग्रीन रहता है, और वहां पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो वो भर भर के थे। तो मतलब ड्री वैली है, अनिनी से आपको जाना पड़ेगा। फिर चिगू नाम का एक जगह है जहाँ पे चिगू कैंप्स बहुत फेमस है। तो मतलब और वहाँ पे भी मैं एकदम लास्ट तक गया था जहाँ पे चाइना बॉर्डर है। तो मतलब अनिनी इज समथिंग डिफरेंट, और सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं था। That's the best part of it, and no travelers, no tourists or anything. आपका जो सोलो ट्रैवलिंग का जो मेन जो मोटो है वो मतलब वहाँ आपको पूरा मिला, मतलब बिल्कुल अकेले। एग्जैक्टली नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मुझे अकेला अच्छा लगता है, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। बट जब मैं किसी जगह पे पहुँचता हूँ तो आई लाइक बीइंग विद द पीपल ओवर देयर, जो वहाँ के लोकल्स हैं। मतलब बाहर से जो लोग जाते हैं, जाके हंगामा दंगा करते हैं, उनसे मैं थोड़ा दूरी भागता हूँ, कोशिश तो करता हूँ मैं वहाँ। जैसे अभी एक चीज बहुत फेमस है, ऑफबीट डेस्टिनेशन। लेकिन वो ऑफबीट डेस्टिनेशन भी तो ऑफबीट रहता नहीं। वहाँ जाके भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। अगर आपको कोई ऑफबीट जगह मिल जाए, डोंट टेक इट, खुद के लिए रख दीजिए। ऐसा बहुत सारी जगह है जो मैं दूसरे को नहीं बोलता हूँ, आई डोंट शेयर, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार अगर वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाना शुरू कर दे तो फिर ऑफबीट क्या वो मतलब कहीं का नहीं रहेगा। सो I keep those places. नॉर्थ ईस्ट की और कहाँ गए हैं दादा? अरुणाचल छोड़ मेघालय गया हूँ मैं बहुत बार। हाँ, असम के ऊपर से नागालैंड भी शायद है। नागालैंड में गया हूँ, और नागालैंड में बहुत सारे जगह में गया हूँ। एंड द बेस्ट प्लेस, बेस्ट नहीं बोलूँगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट लोंगवा, जो एकदम इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में, और जिस गांव में मतलब गांव का हाफ इंडिया में है और हाफ म्यांमार में है। और उससे भी अनोखा बात यह है कि मैं जिस घर में था, मेरा बेडरूम इंडिया में था और वॉशरूम म्यांमार में था। सच में एक घर के बीच में से गया था बॉर्डर। तो ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस। और वो एक PWD का बंगलो था, जो वहाँ का जो लोकल्स हैं, हेड हंटर्स, उन लोगों ने ले लिया था। PWD आपने फोटो भी दिया था। हाँ, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने PWD वाला को बोला कि तुम लोग जाओ। आप क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल? मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पहले गया था मैं, लेकिन लोंगवा में बाद में गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल में गया था, आई गेस 2013। ये तो काफी मजेदार बात है, मतलब बेडरूम आपने बोला इंडिया में। एग्जैक्टली। और फिर balcony? नहीं, मेरा वॉशरूम था म्यांमार में। तो ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस। मतलब बाथरूम जाएंगे तो मैं एग्जैक्टली मैं बाथरूम इंडिया में सो रहा था। बहुत सुंदर जगह है वो भी, बहुत सुंदर। वहाँ के लोग बहुत कल्चरल हैं, लेकिन हर किसी के कंधे पे गन रहता है वहाँ पे।
अभी पता नहीं, वो बोलता है कि शिकार करने के लिए रहते हैं, आई डोंट नो वो क्या करते हैं, मतलब किस चीज का शिकार करते हैं वो, लेकिन बहुत अच्छे हैं। ऐसे आपके मतलब आपका जो ये जो टोटल मेघालय आपने बोला, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में कभी आपको मतलब किसी चीज का वैसे डर, जो कुछ कुछ लोग होते हैं, क्यों आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त है, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन लोगों के देखिए उनके लिए तो कोलकाता के कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सिलीगुड़ी में भी शायद शेर वेर घूमता है रास्ता में, ऐसे भी कोई कोई है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वो सोचते हैं मतलब जाने से शायद तीर मारेंगे, इसलिए मैं पूछा कि आपको आप क्या बताएंगे मतलब दर्शकों को? ओके, मैं डायरेक्ट आंसर इसका ना करके मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। जब मैं लोंगवा में था तो वहाँ पे एक यंग लड़का था, नामे कोनियक, अभी मुझे उसका नाम याद है, तो नामे कोनियक इज अ ट्राइब, कोनियक ट्राइब है, तो उनका सरनेम भी शायद नामे कोनियक ऐसे ही कुछ था, मे बी समथिंग एल्स, अभी मुझे उतना याद नहीं है, जितना याद है मैं उतना बोल रहा हूँ। तो शाम को मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, तो नामे आया रूम के अंदर और मुझे बोला कि उसको उससे शांतनु बोला नहीं जा रहा था, तो वो मुझे रे करके बुलाता था, मेरा सरनेम। उसने आके मुझे बोला कि रे लेट्स गो फिशिंग। मन में डर भी था, जैसा डर सबको दिखाया जाता है वहाँ पे जाने से पहले, वैसा डर मुझे भी दिखाया गया था कि वहाँ पे जा रहे हो, नागालैंड में जा रहे हो, तुम्हें पता है वहाँ पे क्या होता है। और फिर तो मैं गया था हेड हंटर्स के विलेज में, और वहाँ पे जाने से पहले जब मैं चेक पोस्ट क्रॉस कर रहा था, वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो उन्होंने मुझे वार्न किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि डोंट गो अलोन, अकेला मत जाओ, और उन्होंने मुझे अपना नंबर दे के बोला था कि इसको स्पीड डायल में रखो, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना। तो ये सब चीज़ बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, और वहाँ पे नामे मुझे बोल रहा था कि लेट्स गो फिशिंग, ना भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बोला ओके लेट्स गो फिशिंग। मैं सोच रहा था शायद आज फिशिंग, ये मेरा लास्ट फिशिंग होगा। तो देन आई फॉलोड हिम, और वो मुझे एक अंधेरा एक मतलब ट्रैक सा था मिट्टी का, तो वहाँ से लेते हुए एक दूसरे घर पे लेके गया, वहाँ का उन लोगों का ट्रेडिशनल जो होता है वहाँ पे लेके गया। तो वहाँ पे एक कमरा था, बीच में वो आग जल रहा था और चारों तरफ 3-4 लोग बैठे थे। तो जब उजालों से आप अचानक से अंधेरे में आप जाते हो तो पहले फॉर 5-10 सेकेंड्स आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब मेरा विजन आया तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे लोग बैठ के अफीम खा रहे थे। अच्छा। तो मुझे लगा वाह, मुझे बहुत कुछ मिला, रिमोटनेस देखने को मिला, लोग अफीम खा रहे हैं, और वो भी म्यांमार से लाया हुआ अफीम खा रहे थे। और फिर जब विजन बहुत क्लियर हुआ, मतलब पूरी तरह से क्लियर हुआ, तब मैं देखा कि उसके बगल पे जो 2 बंदे बैठे हुए थे वो वहाँ पे बैठ के गन बना रहे थे। अच्छा। लोकल। फिर मुझे डर लगने लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, और फिर मैं दीवार में देखा कि बनाया हुआ जो गन्स है वो वहाँ पे टांगे हुए हैं, सजाया हुआ है वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे बैठा, उन लोगों ने मुझे बोला कि वो अफीम का जो जिसमें एक बैम्बू ऐसा होता है, उसमें एक नल जैसा होता है, नीचे से कुछ डाल के आग वाग लगा के कैसे वो पी रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे वो पास किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं, तो मैंने वो लिया और नेक्स्ट वाले को पास कर दिया। फिर नामे आया और 4-5 दोस्त भी थे तब उसके साथ, तो नामे ने बोला लेट्स गो फिशिंग फिर से। तो मैंने बोला लेट्स गो फिशिंग। फिर तो हम निकल गए फिशिंग करने के लिए, जंगल के बीच में से गए और फिर एक नदी के एकदम किनारे पे वहाँ पे आए, और वहाँ पे और कुछ नहीं था, कोई आदमी नहीं था, मतलब अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ा सा सनलाइट मतलब मूनलाइट भी था, बहुत सुंदर सा नदी था, पहाड़ी नदी जैसा सुंदर होता है, लेकिन मेरे मन में बहुत डर चल रहा था, क्योंकि ना तो मोबाइल का नेटवर्क था, ना तो कोई दूसरा बंदा था। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मे बी दिस इज गोइंग टू माई लास्ट नाइट। और फिर 2 बंदे वहाँ पे जमीन खोदना शुरू कर दिया। तो उन्हें देख के मुझे लगा कि अच्छा चलो मारने के बाद यहीं पे फिर डाल देंगे ये लोग। और 2 बंदे वहाँ पे आग जलने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इट्स लाइक 6 इंचेस डीप एक गड्ढा मैंने खोदा, 3-4 फीट ऐसा कुछ डायमीटर होगा उसका। और फिर वहाँ पे ये लोग, मैंने देखा कि जो वो आग, उन्होंने जो आग जलाया उसके नीचे थोड़ा मतलब ये साइज का थोड़ा थोड़ा पत्थर उन्होंने रखे थे। वो सब पत्थर जब गर्म हुआ तो उन्होंने वो सब पत्थर लेके वो जो गड्ढा उन्होंने खोदा था वहाँ पे रखा। उसके ऊपर ये लोग सैंड पूरा बिछा दिए, उसके ऊपर एक मैट्रेस जैसा लगा दिया, और फिर उन्होंने मुझे कहा यू सिट हियर,
इमेजिन मैं फिल्म का कहानी हो, मैं क्या सोच रहा था कि वो गड्ढे में ये लोग मुझे मार के वहां पे दफनाएंगे, और इन लोगों ने वो किया सो दैट आई कैन गेट वार्मथ। तो कंसेप्शन ऐसे चाहिए जब आप वहां पे पहुंचते, व्हेन यू फेस द रियलिटी, रियलिटी बहुत सुंदर होता है। ये लोग बहुत सुंदर है, बहुत कल्चरल है, बहुत बहुत अच्छे हैं, बट यू जस्ट नीड टू बिहेव वेल। आपको भी वैसा ही बर्ताव करना होगा। आप अगर हमेशा शक की निगाह से देखेंगे, एग्जैक्टली शक की निगाह से नहीं, अगर आप देखें, दो इट इज गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब ये लोगों का एक हैबिट जैसा बन गया है कि पीपल ऑलवेज थिंक ये लोग इंफीरियर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत चलता है चिंकी, इनको ये नाम से बुलाया जाता है, वो नाम से बुलाया जाता है, इनका जो लैंग्वेज है उसे लेके फनी फनी सा चीज़ें बनाया जाता है, बोला जाता है। दैट शुड नॉट बी डन। दादा इसमें मैं ऐड करूंगा, शायद ये भी थोड़ा टॉपिक से अलग ही हो, फिर भी मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये बोल के। आपने जैसे बोला कि दिल्ली वाले को उन्हें चिंकी बोलते हैं बाहर के लोग, वैसे मैं भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा हूँ, तो मुझे वहाँ का भी कुछ पता है। वहाँ अरुणाचल का मैं जहाँ रहता था वहाँ आदि ट्राइब वहाँ रहते हैं, वहाँ का ट्राइब का नाम आदि। तो उन लोग जो है, हम लोग बंगाली बिहारी किसी को भी आयन बोलते हैं। अच्छा। आयन का अर्थ होता है फॉरेनर। ओके, ठीक है, तो उन जैसे हम भी उन्हें चिंकी कहते हैं ना, वो भी हमें फॉरेनर कहते हैं। और इसका कारण भी, इसका हर एक चीज का पॉजिटिव निगेटिव, मैं इसे निगेटिवली नहीं लूंगा, मैं पॉजिटिव ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ट्राइबल दोस्त हैं, क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, ऑब्वियसली बातें हो गई। तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो ट्राइबल है, मैं नॉन ट्राइबल हूँ। लेकिन मैं पूछा था एक मेरे दोस्त को कि तुम लोग आयन क्यों कहते हो, मैं फॉरेनर हूँ क्या, तुम भी इंडियन हो मैं भी इंडियन। तो उन लोग कहा कि तुम लोगों ने भी कभी हमें उस तरह से अपना कभी माना नहीं। Exactly. जितना भी अच्छा हो, तुम्हारी फैमिली हो या कुछ भी हो, जो प्रैक्टिकल बात है, एक मतलब एक दीवार रहता है। तो इसलिए हम लोगों का भी ऐसा ही है कल्चर कि तुम लोगों को भी हम आएंगे कहते हैं। तो हाँ, इसका पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन भी है, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मैं जस्ट एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस विलेज में मैं गया था लोंगवा, तो मैं मुककचुंग नाम का एक गांव है, वहाँ पे मैं था। वहाँ से मतलब अगर आप गूगल मैप सर्च करोगे तो आपको रास्ता थ्रू मुककचुंग दिखाएगा, आपको जाना है। मोन डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर ये गाँव होता है लोंगवा। तो ये डिस्टेंस दिखाएगा आपको अराउंड 180 किलोमीटर और समथिंग। बट जब मैं मोककचुंग पहुंचा तो वहाँ का जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर नागालैंड होके जाना चाहते हो, मोककचुंग से जो डायरेक्ट रास्ता जाता है, तो आपको 3 दिन टाइम लगेगा टू कवर 180 किलोमीटर्स। वाई? वहाँ पे रास्ता ही नहीं है। तो आज तक किसी ने इन सब जगह को इंडिया का पार्ट सोचा ही नहीं था। मैं लास्ट ईयर जब मिचुका गया था, तो वहाँ पे तब रास्ता बन रहा था। इमेजिन, मतलब पता है मुझे। तो ये उन लोगों का कसूर नहीं है, ये उन लोगों का दोष नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दो इट्स कम्प्लीटली पॉलिटिकल, वहाँ हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। मुझे ये अच्छा लगा, मैं यही चीज जो जानने के लिए मैंने ये सवाल किया था, वो आंसर मुझे मिल गया। मतलब जैसा लोग सोचते हैं वैसा एकदम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कोई आपको तीर मार देगा, ठीक है, या फिर जैसे दादा ने बोला, दादा भी ये सोच के सुन के गए थे। दादा के दिल में भी डर था, लेकिन वो डर जो है गलत फहमी में बदल गया कंप्लीटली। पता चला वेरी गुड, प्रैक्टिकली कुछ अलग ही एकदम। तो दादा अभी दूसरे पार्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने जाना, वो है मंगोलिया, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अभी मोर आने वाला है पॉडकास्ट का। द पीपल कॉल मंगोल, जो आपका वो डॉक्यूमेंट्री का नाम है, जिसके लिए मैंने पहले भी बोला दादा, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल सभी को पता है कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो। वहाँ दादा का फिल्म को बेस्ट नेचर फिल्म का अवार्ड मिला। मैंने भी देखा है, सुब्रता सर के घर में देखा है मैंने, मुझे एडिटिंग किया था, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में जा नहीं पाया था, काफ़ी दुखी था। तो बाद में मैं देखा, अलग ही कुछ लेवल का लगा मुझे वो। दादा मंगोलिया का बात तो सुनेंगे आपसे। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, उस डॉक्यूमेंट्री का एक पार्ट था जो मेरे दिल को छू गया था, कि 6 घंटा बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 6 घंटा मोटरसाइकिल चलाने के बाद आपको पता चलता है कि जहाँ से आप शुरू किए थे वहीं पे आके आप रुक गए। तो ये जो मतलब जो मैंने तो डॉक्यूमेंट्री में देखा है, बैठ के फील किया है, आपने महसूस किया है प्रैक्टिकली, तो वो पहले बताइए मुझे, वो क्या था, कैसा था? आप सोच सकते हैं कि जब इंडिया से, मतलब इंडिया में कोई
नागालैंड जाता है तो लोग कैसे कैसे वार्निंग देते हैं, मर जाओगे, ये होगा वो होगा। चलो फिर भी नागालैंड इंडिया का पार्ट है, पता है, फ़ोन कनेक्ट होता है वगैरह वगैरह। आप जब इंडिया से मंगोलिया जाओगे, जिस देश के बारे में किसी को पता भी नहीं है कहाँ पे ये आता है, ये एशिया में आता है या फिर नहीं आता है। मतलब मैंने जब ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए जो टॉप मोस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको फ़ोन किया था, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि मंगोलिया ये देश कहाँ है। अच्छा, तो अब जब इस देश पे जाते हो और अच्छा, आप ट्रैवल इंश्योरेंस करके जाते हैं? हाँ, क्योंकि वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब मैंडेटरी था, तो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ा वहाँ। अच्छा। और फॉरेन अब जब भी जाते हो इट्स गुड टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि अगर कुछ हो जाए, और क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो इट्स लाइक मैंडेटरी फॉर मी टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस। ऐसे देश में जब आप जाते हो और जाने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पे गूगल काम नहीं करता है, गूगल मैप काम नहीं करता है, maps.me काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं कर रहा है। और मेरे साथ ऐसा कुछ नेविगेशन करने का वो डिवाइस भी नहीं था, मेरे पास कोई जीपीएस जो डेडिकेटेड जीपीएस होता है वो भी नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा ही था कि क्योंकि मैं नोमैड के बीच में जा रहा हूँ तो मैं नोमैडिक वे में ट्रैवल करूँगा, इसलिए मैंने कोई प्रोफेशनल गियर्स या कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया मंगोलिया में। यहाँ तक कि मैंने जो बाइक वहाँ पे खरीदा था वो भी मतलब लोएस्ट प्राइस और सबसे बदतर जो बाइक होता है वो मैंने खरीदा था, जो कि खरीदा था या भाड़े में? नहीं, मैंने खरीदा था। खरीदा? हाँ, मैंने खरीदा था उसको, खरीदा। दैट्स अनदर स्टोरी। अच्छा, कैसे मैंने खरीदा, इट टुक मी 3 long days to make them understand that I want to buy this bike and I want to travel 2100 kilometer till the Kazakhstan border। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बहुत बहुत बहुत। हाँ, वो भी डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा है कि समझते नहीं हो। हाँ, कोई कुछ समझ। माचिस शायद आप मांग रहे थे। हाँ, माचिस मांग रहा था, वो भी उनको समझ में नहीं आया। बट दैट वाज अनदर फन। वो भी एक अलग चैलेंज है, अलग अलग जगह में ट्रैवल करने का अलग अलग चैलेंजेस होता है। तो जिस बात पे आप बोल रहे थे, तो आई रिमेम्बर मैं उस दिन दैट वाज सपोज टू बी माय लास्ट डे ऑफ ट्रैवल, मतलब बाइक लेके जाने का। अच्छा। एक जगह आता है वेस्टर्न प्रोविंस पे, ओल्गी, एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे। तो ओल्गी पहुँचने का मेरा प्लान था। मैं सुबह निकला वहाँ से, वेदर बहुत ही ख़राब था और वो लास्ट स्ट्रेच मतलब एकदम ही सुनसान था। थ्रू आउट मंगोलिया सुनसान है, लेकिन वो कुछ अलग लेवल का सुनसान था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो लेक का नाम था अचित लेक। बाद में मालूम पड़ा, जब मैं गूगल मैप मुझे मिला था तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं अचित लेक के नज़दीक था। तो अचित लेक के नज़दीक मैं था और वहाँ से मुझे मतलब ट्रैक्स वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। वहाँ पे रोड्स तो है नहीं, तो ट्रैक्स देख के मुझे जाना पड़ रहा था। आई वॉज फॉलोइंग द ट्रैक्स, तो वहाँ पे ट्रैक जगह ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे लोग डायरेक्शन आपको बोल देते हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन आप जब बाएं दाएं करते 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 कहीं पे पहुंचते, तब आपको दिशा का कोई ख्याल नहीं रहता है कि आपको कौन से दिशा में जाने के लिए बोला गया था, कौन से दिशा में आप जा रहे हो। तो तब मुझे मतलब सब कैलकुलेशन फेल हो गया। तो फिर भी मैंने एक कैलकुलेशन किया कि मुझे इस दिशा में जाना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट वेट, मुझे मूव करना है। तो मैंने एक रास्ता पकड़ा, एक दिशा पकड़ा, फिर मैंने बाइक चलाना शुरू किया। एंड आफ्टर 6 hours मैं देखा कि मैं इधर उधर इस पहाड़ी के बीच में से उसके बगल में से घूम फिर के उसी जगह पे लौट के आया। एंड देन आई गॉट स्कैर्ड। इट वाज ऑलमोस्ट 9 बज गया था। मेरा पेट्रोल भी खत्म होने को आया था। ये मैं पूछने वाला था। मेरा पेट्रोल भी खत्म होने को आया था और मेरे पास उतना खाने का सामान भी नहीं था, क्योंकि दैट वाज सपोज टू बी माय लास्ट डे। तो जितना भी मतलब मेरे साथ खाना वगैरह जो भी था मैंने ख़त्म कर दिया था वो, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज तो मैं पहुंचने वाला हूँ वहाँ पे। दैट वाज द मोमेंट जब मुझे वैसे ही कुछ फील हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट डे। फिर से ऐसा बहुत बार लगा है। नाउ आई रियली डू एंजॉय दैट। फिर पता नहीं, स्टिल मुझे पता नहीं कि मैं फिर से उसी दिशा में मैंने जाना शुरू किया जिस दिशा में मैंने पहली बार जाना शुरू किया था। एंड देन समहाउ पता नहीं कहीं पे बाएं के तरफ दाएं लिया या दाएं के तरफ बाएं लिया या सीधा चला गया। आई रीच्ड अ सेटलमेंट, 2-3 घर थे वहाँ पे। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब ये पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। They did not even allow me
ये भी शायद डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा, उन लोगों ने बंद कर दिया। वेदर भी बहुत खराब था, मतलब बारिश तो हो ही रहा था, मतलब बहुत गरज रहा था। एंड मुझे सब चीज़ मतलब नेगेटिव जा रहा था, अगेंस्ट जा रहा था। और दैट वाज द डे जब मतलब मुझे बहुत आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू एंड माय जर्नी एंड इट वाज ऑल सक्सेसफुल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ थ्रू आउट द जर्नी। लेकिन लास्ट दिन जाके ऐसा जब हुआ, एंड देन अगेन और 2-3 घंटा इधर उधर भटकने के बाद एक नदी मिला मुझे, होफ्ट रिवर। फिर बिकॉज आई नो दैट अगर आपको नदी मिलता है एंड इफ यू फॉलो दैट रिवर देन यू विल डेफिनेटली रीच सम सेटलमेंट, कोई ना कोई तो मिलेगा। एंड यू नीड टू फॉलो द डाउन स्ट्रीम, राइट, सो दैट एंड देन यू विल गेट अ सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। तो मैंने जब वो रिवर को फॉलो किया देन आई रीच विलेज होफ्ट। वहाँ पे भी जिसके घर में मैं रुका था, दे वर नॉट वेरी कूल काइंड ऑफ पीपल। आई मीन वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट चलो ये पार्ट ऑफ ट्रैवल है। उन लोगों ने मेरा वो टोटल जो बैग था जिसमें मेरा कैमरा, बैटरीज, एवरीथिंग था, वो ये लोग पता नहीं क्या बोल के लेके चले गए। एंड आई वाज रियली स्केयर्ड कि मैं सोच रहा था कि चलो ये सब चला गया तो चला गया, मार ना दे मुझे कहीं। लेकिन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मुझे बैग वापस मिल गया एंड एवरीथिंग वाज देयर। इन लोगों ने कुछ नहीं लिया। मुझे लगता है वो भी शायद डर सकते हैं कि क्या लेके आया है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई फील नाउ कि उन्होंने शायद वो एज ए सिक्योरिटी अलग से रख दिया था कि हो सकता है कि ये बंदा कहाँ से पता नहीं, रात को आया, वो भी 10:30-11 बजे, और आके बोल रहा है कि क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सो आई वाज ऑलवेज यूजिंग दिस साइन, मुझे खाना है या सोना है, तो बस 2 साइन के ऊपर बेस करके वो लोग मुझे अलाउ कर दिया अपने घर के अंदर। तो मे बी वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी के लिए शायद किया हुआ था। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग और भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स। एक शायद आपको वो टेंट वाले भी मिले थे, टेंट में पिकनिक टाइप का कर रहे थे, एक सीन देखा था मैं, एक फैमिली, हाँ, एक छोटी बच्ची थी। हाँ, नहीं मैं तो जब भी थर्ड डे मैं उलन बाटा से निकलने के बाद एक लड़का, एक बंदा 17-18 ईयर्स, उसका नाम हिशिक, जो पहले तो मैं रास्ते से जा रहा था और वो अपने घर पे वापस जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे इशारे में, तो मैंने उनको फॉलो किया। और इन लोगों का जो यर्ड्स होता है, टेंट्स होता है, जिनको ये लोग गैर बोलते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे लेके गया, इन्होंने बोला कि कम इन साइन एंड स्टे। तो मैं दैट वाज द फर्स्ट कॉल, और मैं फॉलो किया उसको, उसके घर में गया, और दैट वाज द फर्स्ट नाइट आई स्पेंड इन अ लोकल गेयर विद द लोकल पीपल, नोमैड्स। और फिर तो मैं जहाँ पे भी जाता था, शाम होता था, तो मैं जब भी मुझे कोई गैर दिखता था तो मैं वहाँ पे जाके उन लोगों से रिक्वेस्ट करता था, बस मुझे ये दिखाना पड़ता था और वो लोग मुझे बोलते थे सब साइन से ही होता है। एग्जैक्टली, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए मैंने देखा, वॉशरूम जाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। ट्रू। तो हर जगह पे मैं फिर जहाँ पे भी मुझे लोकल गेयर्स मिले तो मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, दे वर वेरी काइंड एनफ to allow me to stay with them, spend the night with them, and that opened a new horizon of experience. Definitely, I mean, spending days after days with the nomads, वो मैं आपको कभी भी ईगल हंटर होते हैं ना। हाँ, ईगल हंटर्स वो लास्ट मैं जहाँ पे गया था होलगी, वहाँ से एक गांव आता है सक्साई, जो जहाँ पे ईगल हंटर्स रहते हैं। अभी एक्चुअली में ये ईगल हंटिंग का जो ये लोगों का जो बात था बहुत साल पहले, वो खत्म हो चुका है। अभी ये ट्रेडिशनल है, एक ट्रेडिशन की तरह रह गया है। एक साल में एक स्पोर्ट्स एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, ईगल हंटिंग फेस्टिवल बोलते हैं। पहले जैसा नहीं है। पहले तो ये ईगल यूज करते थे एक्चुअल में टू गार्ड देयर शीप एंड एवरीथिंग। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक स्पोर्ट ही है। और कुछ हद तक टूरिज्म के लिए भी ये लोग करते हैं, अपने ईगल्स को शो करते हैं, wearing those उन लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो सब पहन के। बट अगेन इट वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं ईगल हंटर्स के वहाँ पे भी था 3 दिन 3 रात मैं उन लोगों के साथ था, उन लोगों के साथ खाया पिया, घूमा इधर उधर। मैक्सिमम जो दादा आपका ये मंगोलियाई हो या मस्तांग हो या फिर अरुणाचली हो, हानिनी वगैरह,
यहाँ तो सारा अपने मतलब लोगों के घर पे ही अपने आपको ठहरना पड़ता है। आप तो ऐसी जगह जाते हैं और ना आपको कोई होटल मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो मंगोलिया में भी वही किया है, बस सीखना मिलता जाता है मुझे हर जगह पे। बहुत ही मतलब अलग ही एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली ऐसा एक्सपीरियंस आपको किताबों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ट्रू, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस। ये आपको वहीं उन लोगों के बीच में जाके उन लोगों के साथ रह के आपको सीखने को मिलेगा। तो दादा एक सवाल आ रहा था, ये तो सारा आपका बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि और भी सुनता रहो। एक सवाल मेरा आया इसका, जो ऐसे तो आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट है, आपने बताया कि आप टीचर हैं। दादा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी छोटा ट्रिप मैं बनाता हूँ, कोई भी बनाता है, तो सामने में आ जाता है सबसे बड़ा चीज़ बजट। बजट कम पड़ जाता है, कभी ट्रिप कभी कैंसिल हो जाता है। तो बजट आप कैसे, इतना मंगोलिया जाते हैं, मस्तान जाते हैं, आपने बोला कि मंगोलिया जाके फिर बाइक अपने खरीदा, ये सारा कैसे आप मैनेज करते हैं, ये जानना चाहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट वरुण, मैं भी कभी भी मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड बजट बनाना पॉसिबल नहीं है। एंड क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस वे से मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें बनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ पे रहूँगा, क्या खाने को मिलेगा, या फिर क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी बिगड़ जाए, बाइक बिगड़ जाए, तो कम से कम कुछ अमाउंट एज ए सेफ्टी पर्पस अलग से रख के मैं चाहता हूँ कि अगर गाड़ी बिगड़ जाए या फिर बाइक बिगड़ जाए तो कम से कम उसको लेके नियरेस्ट जगह तक पहुँच सकूँ, टाउन या विलेज जो भी हो वहाँ तक पहुँच सकूँ। और जैसे कि खाने में मुझे उतना मतलब आई एम नॉट अ वेरी फूडी पर्सन, तो मतलब जो भी मिलता है मैं उसी से मेरा काम चल जाता है। अगर मंगोलिया का बारे में अगर तुम कभी पूछो अलग से खाने के बारे में पूछूंगा तो मतलब वो आइडिया भी होगा। हाँ, लेकिन फिर भी आप खुद गए हैं तो मतलब जो मिलता है वही खाना पड़ेगा, जो मिलता है ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ये सब नहीं चलता। इफ यू आर ट्रैवलिंग देन ये सब नहीं चलता है कि मुझे, जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो मुझे मच्छी चाहिए। हाँ, तो नहीं ऐसा कुछ। वहाँ तो मंगोलिया में तो शायद मीट ही ज्यादा खाते हैं, बहुत सिर्फ मीट मिलता है और मिल्क मिलता है, या तो मिल्क और मीट, और पानी नहीं मिलता है। या तो मिल्क पीना पड़ेगा या फिर वोडका पीना पड़ेगा। आप ऐसे दिखाओगे तो आपको वो लोग मिल्क देगा, आप ऐसे दिखाओगे तो आपको फुल बॉटल वोडका मिलेगा, क्योंकि रशिया उसके ठीक ऊपर ही। अच्छा, वोडका बहुत सस्ते में मिलता है। रशियन वोडका का भी फोटो भी हाँ, वहाँ पे 30-40 रुपए का मिलता है, मतलब इंडियन में 30-40 रुपए का मिलता है। तो मैं वोडका का बोतल अपने साथ। बिना पानी का वो कैसे रहते हैं? पानी का थोड़ा स्कैर्सिटी है वहाँ पे, तो ये लोग आदत हो गया और मे भी शायद दूर से लाके ये स्टॉक करते हैं पानी। लेकिन मिल्क का भी मैं देखा था, वो जो मिल्क का जो लेयर होता है हम लोग जिसे शोर कहते हैं, वो इतना गाढ़ा, इतना एकदम क्योंकि वो आई गेस हॉर्स मिल्क से बना हुआ था। तो हॉर्स मिल्क और कैमल मिल्क ये थोड़ा गाढ़ा होता है देन काउ मिल्क और शिप मिल्क। तो ऊपर से इतना ठंड, हाँ ऊपर से तो इतना ठंड मतलब होता है, रात को तो माइनस पे चला जाता है वहाँ पे। तो ओवरऑल मतलब बजट के बारे में जो बोला आपने कि एक मिनिमम बजट, मतलब आपका जाने का आने का किलोमीटर कितना जाता है, तो कितना फ्यूल आपका लगेगा वो बनाना पड़ता है। और दिन में रहने के लिए 1 से 1.5 हज़ार ऐसा कुछ मैं पकड़ के चलता हूँ। खाने में भी कुछ ऐसा ही 1-1.5 हज़ार रुपए। तो ऐसा एक मतलब रफ बजट एक बनता है मेरा। और फिर आजकल तो मतलब UPI चलता है, फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड। आप जिनके घर में रहते हैं उनको भी कुछ पे करना पड़ेगा? डेफिनेटली आई ट्राई। ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। लाइक मैं जब मंगोलिया में था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, और ऐसे कुछ लोग थे जिनको देख के आपको मालूम पड़ेगा कि दे वांट समथिंग बैक। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बट आई ट्राइड विद एवरीबडी। मैंने कोशिश किया सबको कम से कम कुछ ना कुछ, अगर पैसा नहीं तो 2 बोतल वोडका ही सही, कुछ वो लोग सिगरेट्स बहुत पीते हैं, तो सिगरेट्स मैं उनको देता था 2-3 पैक करके। तो मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, और ये आपका समझ में आ जाएगा। when you will meet so many people you will come to understand that वो लोग क्या मांग रहे हैं और मांग रहे भी कि नहीं, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। वो मतलब आदमी को देख के ही पता चलता है। एग्जैक्टली। दादा ये तो मंगोलिया के बारे में सुना, काफी अच्छा लगा। एक चीज अचानक मुझे बात करते करते याद आया। एक फोटो आपका देखा था, पता नहीं कहाँ का है, कि आप ऐसे ही कुछ पहाड़ों में आप केक काट रहे हैं, आपका बर्थडे था अजनबियों के साथ। ये मुझे बहुत ही मतलब इमोशनल भी लगा, बहुत अनोखा भी लगा। वो मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया बर्थडे था। मैं दैट्स इन कश्मीर। हाँ, मैं कश्मीर में था, और वहाँ पे एक वैली है अरू वैली।
कश्मीर क्या बाइक से गए? नहीं, कश्मीर मैं दिल्ली से एक गाड़ी लेके गया था। गाड़ी जूम कार मिलता है, तो मैंने दिल्ली से वो जूम कर लिया था और उससे मैं गया था कश्मीर। तो वहाँ पे मैं अरू वैली में था, तो मैं शाम होने को आया था और अरू वैली से ऊपर ऐसे पहाड़ों के मतलब वादियों के बीच में से मैं ऊपर ही जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक कपल मिला, एजेंट। वो लोग अपना जो वो बकरी, उन लोगों को वो बकरी वाल बोलते हैं कुछ ऐसा, हाँ शेफर्ड। तो वो अपना बकरी का जो मतलब झुंड होता है उसको लेके नीचे आ रहा था। तो मैंने उन लोगों का बहुत फोटो भी खींचा और फिर उन लोगों के साथ बैठ के बहुत सारे बातें भी किए। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा बैठ जा, आज तू हमारे साथ ही यहाँ पे सो जा। अच्छा। तो मैं सोचा था ये लोग मुझे तो बोल तो रहे थे कि बैठ जा सो जा, लेकिन ये लोग सोएंगे कहाँ, क्योंकि उनके मतलब आजू बाजू में मुझे कोई घर तो दिखाई नहीं दे रहा था, कोई टेंट भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सोच रहा था ये लोग सोते कहाँ पे। और फिर इन लोगों का वो लड़की आई, यंग सी थी वो, तो उनको बोला कि भैया के लिए चाय बना के ले। एंड देन आई फॉलोड दैट गर्ल, और ये लोग एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे ये लोग बिस्तर बिछा के, बहुत मतलब एक जगह सा लेके बिस्तर बिछा के वहीं पे ये लोग अपना रात गुजारते हैं। तो ये भी एक अलग टाइप का काइंड ऑफ नोमैड्स ये है, क्योंकि ये लोग साल में 3-4 महीने ये पहाड़ के ऊपर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर रहने से ये पश्मीना बहुत अच्छा बनता है। वो बकरी जो ये लोग शिप लेके जो घूमते हैं उसका ऐसा कुछ क्वालिटी का बात है, जितना ऊपर पे आप जाएंगे तो उतना अच्छा पश्मीना और समथिंग वो मिलता है, ऊल्स कुछ अच्छे क्वालिटी का बनता है, ऐसा कुछ बात है यहाँ पे। तो ये लोग ऊपर ही रहते हैं। तो तब ये लोग लौट रहे थे, इट वॉज इन द मंथ ऑफ आई गेस अक्टूबर, या मे बी अक्टूबर और दिसंबर ऐसा ही कुछ था। तो ये लोग नीचे, हाँ अक्टूबर ही था शायद, ये लोग नीचे आ रहे थे। एंड क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मुझे याद है ये अक्टूबर ही था। तो बातें करते करते अचानक से मालूम पड़ा, इन लोगों को मालूम पड़ा कि दैट्स माई बर्थडे। एंड फिर इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से एक केक लाया इन लोगों ने, और वहाँ पे 2 वो कैंडल्स लगाए और मुझे बोला कि चलो बेटा आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे करते हैं। आपने बोला था उनको कि आज मेरा बर्थडे, मतलब बातें करते बातों में कहाँ से आए हो, मतलब जो कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि बात में उन लोगों को मालूम पड़ गया कि वो अजनबी से जो आपको जो वो गिफ्ट मिला, पता नहीं वहाँ कहाँ पे, शायद इन लोगों के पास ही था या फिर कहीं से मंगवाया नियर बाय, आई डोंट नो। लेकिन और फिर वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। सो इट्स रियली ऑनर्ड। वही मैं सोचा, वो फोटो देख के मैं सोचा था, आपने लिखा भी था। एग्जैक्टली, बहुत मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा था। मतलब यही सब लाइफ का जो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एडुकेशन ये आपको किताब, चाहे आपको कोई 5 स्टार होटल में भी बर्थडे दे दे, लेकिन वो मजा नहीं है, मजा नहीं आएगा कभी भी। एग्जैक्टली, वो अटैचमेंट नहीं आएगा आपको वहाँ पे। अच्छा दादा, मोटरसाइकिल से आप मतलब जाते हैं, सबको पता है, मस्तांग गए हैं, मोंगलिया गए हैं, बचपन में साइकिल लेके भी आप गए होंगे घूमने, गाड़ी लेके जाते हैं, टाटा मोटर्स में आपका गाड़ी का फोटो आ गया, पैदल भी निकल जाते हैं, मैंने सुना है कि आप अभी हाल ही में आप पैदल भी ट्रेकिंग में जा रहे हैं। हाँ, ये कोई एवरेस्ट में भी, एवरेस्ट बेस कैंप है। हाँ, मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया था लास्ट नवंबर में। मतलब एक्चुअली क्या है ना वरुण, ये मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं करता है कि मुझे बाइक पे ही ट्रैवल करना है, मीडियम कभी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरा इरादा है घूमना। अभी ये जो जगह एवरेस्ट बेस कैंप बोलिए या फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप बोलिए, अमरडबलम बेस कैंप बोलिए, फिर दूसरे मतलब जितने भी ट्रेकिंग रूट्स है ये बहुत सुंदर है, लेकिन इन सब जगह पे आप गाड़ी लेके या फिर बाइक लेके जा नहीं पाएंगे। और 10 दिन 12 दिन 15 दिन वो अपना लगेज खुद कैरी करके इतना दूर चलने के बाद इतना सुंदर जगह जब आपके सामने होता है तो उसको देखने में जो मज़ा आता है, जो सेटिस्फैक्शन आता है, और आफ्टर पुशिंग योर लिमिट्स, चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो ट्रेकिंग भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, नया डेवलप किया है आपने। हाँ, ट्रेकिंग तो मैं उतना कभी करता नहीं था, तो मे बी लास्ट 1.5 years और हार्डली 2 years में ये मतलब प्रॉपर ट्रेकिंग करता हूँ। छोटा मोटा हाइकिंग वगैरह ये तो पहले भी मैंने किया है, कश्मीर में भी मैंने किया है, लेकिन प्रॉपर ट्रेकिंग अभी 1.5-2 साल से मैं कर रहा हूँ। इट्स रियली गुड। अभी आप अन्नपूर्णा भी जा चुके हैं? हाँ, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट भी जा एवरेस्ट बेस कैंप भी जा चुका हूँ। तो इसके लिए तो फिजिकली मतलब फिजिकल फिटनेस भी तो बहुत जरूरी है।
डेफिनेटली लेकिन अगेन कुछ आपको सैक्रिफाइस भी करना होता है। अभी तक तो कोई सैक्रिफाइस किया नहीं है वैसे सभी हो जा रहा है। हाँ, लेकिन अगेन मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली चाहिए, लेकिन जो आपने बोला जुनून, मेंटल स्ट्रेंथ, वो सबसे ज़रूरी होता है। वो सबसे ज़रूरी है। अगर वो है तो स्टिल यू कैन मैनेज। क्योंकि मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि 70 से भी ऊपर एज है, ये लोग भी ट्रेक कर रहे हैं। तो फिजिकली तो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है। सही है, बहुत ज़रूरी है। दादा बात तो आपसे मतलब करता रहूंगा तो चलता ही रहेगा बात खत्म नहीं होगा, इतना कुछ बोलने का है। भी लग रहा है कि ये छूट गया वो छूट गया है, लेकिन फिर भी एक समय का फाउंडेशन होता है। हमें ये पॉडकास्ट पे खत्म करना होगा। खत्म करने से पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि दर्शकों को या फिर किसी को भी आप एक मैसेज, जैसे आपका जो मतलब जिंदगी का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोई अवार्ड मिलना हो या फिर एक बहुत ही अनोखा कुछ देखना हो, नए लोगों से मिलना हो, ये सारे कुछ मिलके एक्सपीरियंसेस को लेकर क्या मैसेज आप सबको देना चाहेंगे? देखो, ये अवार्ड्स मिलना या फिर जो ये लोग अचीवमेंट्स वगैरह जो बोलते हैं, ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। ये सब के लिए ट्रैवल नहीं हुआ है। ट्रैवल करने के लिए करते थे आप, उनका आपका जुनून था, इसके लिए ये सब हुआ है। तो वो सेकेंडरी है। एग्जैक्टली वो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ज़रूर जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ट्रैवल करने का, या फिर टूर करने का, या फिर विजिट करने का। The only thing which we should always consider कि किसी का तरीका होता है कि कोई पहाड़ों में जाके नाचता है, कोई रील्स बनाता है, कोई गाना गाता है, कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेके उसमें गाना बजाता है। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों का कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके बगल वाले रूम पे या फिर आपके बगल पे ही कोई ऐसा कुछ बैठा हो जो वादियों का सुकून जो मिलता है, शांति जो मिलता है, वो लेने के लिए वहाँ पे गया होगा। आप अपने खुशी के लिए या फिर अपने कुछ काम के लिए आप दूसरों का जो एंजॉयमेंट है या फिर जो जिसके लिए वो लोग वहाँ पे आए हैं, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये सिर्फ जो आपके साथ है या फिर आपके बगल में है, इनके लिए ही नहीं है, ये नेचर के लिए भी है। तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिए प्लास्टिक जितना भी हो सके। क्राउडेड जगह को आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं जो बोलना चाहूँगा कि if you are going to the mountains, go to see the mountains, don't go to show the mountains। खुद को दिखाने के लिए मत जाइए, क्योंकि आप कितना भी सुंदर हो, आप कितना भी ताकतवर हो, उससे सुंदर या फिर उससे ताकतवर और कोई है नहीं। तो उनको दिखाने के लिए मत जाइए, हो सके तो उनको देखने के लिए जाइए। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरों को भी सीखने को मिलेगा, दूसरों को जगह मिलेगा अपनी तरह से घूमने का, ट्रैवल करने का। दूसरा चीज़ आप लोग जो करते हैं, रील्स बनाना, गाना सुनना, पार्टी करना या फिर दारू पीना, ये सब तो आप नीचे किसी अच्छे से रिजॉर्ट में भी कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द माउंटेन्स एंड द पीस। जी, आपने सही बोला। कोई जगह में हम देखते हैं कि बोतल तोड़ के रख देते हैं लोग, बहुत बुरा लगता है। एब्सोल्युटली ऐसा भी हुआ है, यहाँ नज़दीक में ही हुआ है मेरे साथ। काशियन एक व्यू पॉइंट है, आपको पता होगा शायद। सो आई वाज स्टैंडिंग देयर रात को 1 या 1:30 बजे। बहुत सुंदर नीचे सिलीगुड़ी, बहुत सुंदर देखा भी है मैंने, नाइट जो व्यू होता है। मैं बहुत जाता हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वो एक गाड़ी आया, वहाँ से 3-4 बंदे उतरे वहाँ से, एंड दे ऑल वर ड्रंक। हाथ में उन लोगों का दारू का बोतल था, और वो लोग आए वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग अपना हाथ में जो बियर का बॉटल थे वो मेरे बगल पे वो तोड़ना शुरू कर दिया। So I was forced to leave that place। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। खुद का मजा खुद पे रखो, किसी को डिस्टर्ब मजा के बारे में सोचिए, लेकिन उस हद तक सोचिए कि दूसरों को परेशानी ना हो। एग्जैक्टली
या फिर नेचर को परेशानी ना। एग्जैक्टली। और ये ऐसी पहाड़ के लिए ही साइज नहीं है, कहीं भी आप जाइए, समुद्र में जाइए, पहाड़ में जाइए, डिजर्ट में जाइए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे दूसरों को भी परेशानी हो। बस यही मेरा मैसेज होगा। तो थैंक यू शांतनु दा, बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी कभी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का आप लोग सपोर्ट दीजिएगा कि इस तरह का मैं पॉडकास्ट ला पाऊँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छा पॉडकास्ट बना पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।